राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हम मार्क्सवाद को समझ रहे थे और कार्ल मार्क्स के द्वारा जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इन सभी को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। कल हमने विशेष रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर विचार विमर्श किया। मित्रों, आज हम इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना और कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत दूसरा प्रमुख सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या अथवा आर्थिक नियतिवाद पर चर्चा करेंगे। मित्रों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रमुख रूप से जो आलोचना की जाती है, उनमें पहली आलोचना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अत्यधिक अस्पष्ट होना है। मार्क्स के दर्शन का आधार चूंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो कि अपने आप में नितांत अस्पष्ट और थोथी दार्शनिक मानता है। खुद मार्क्स ने इसका पूर्व और आवश्यक विवेचन नहीं किया है। इस संबंध में वेपर महोदय इनकी आलोचना करते हुए कहते हैं, द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। यद्यपि मार्क्स और एंजल्स के समस्त लेखन का यह आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मित्रों, विद्यार्थियों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दूसरी आलोचना इसकी असंगतिपूर्ण धारणा का होना है। कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक धारणा असंगतिपूर्ण भी है, चूंकि एक स्थान पर मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए उनके द्वारा जिस प्रकार से उद्बोधन दिया गया, उससे भी यह स्पष्ट होता है कि उसे मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है। लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उनके द्वारा वाद, प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कर दिया गया है। असंगति यह है, यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है, तो भविष्यकालीन विकास को कैसे निर्धारित किया जा सकता है? ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अब तक नहीं हो पाया है जो भविष्य में मानव मस्तिष्क की समस्त गति को निर्धारित कर सके। इसलिए मित्रों, विद्यार्थियों, इसकी दूसरी जो आलोचना है वो असंगतिपूर्ण धारणा को लेकर है। तीसरी इसकी आलोचना इस दर्शन का, इस सिद्धांत का अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन होना है। चूंकि मार्क्स की विचारधारा अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी रही है। मार्क्स का विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। किंतु मार्क्स द्वारा दिया गया मानवीय प्रकृति का यह मूल्यांकन अत्यंत संकुचित और त्रुटिपूर्ण है। केवल भौतिकवादी आधार से लापरवाही समाज की सृष्टि नहीं की जा सकती। वस्तुतः मनुष्य में जो कुछ चेतन है, उसी का महत्व उसके क्रियाकलापों में अधिक दृष्टिगोचर होता है। संसार में सर्वत्र चेतन शक्ति के द्वारा जड़ शक्ति के संचालन के उदाहरण देखे जा सकते हैं। वस्तुतः जड़ पदार्थ में खुद कोई गति उत्पन्न नहीं हो सकती।
यदि विवेकपूर्वक देखा जाए तो मार्क्स जिस सर्वहारा वर्ग की क्रांति का प्रतिपादन करता है उसका प्रेरक तत्व भी श्रमिक वर्ग में उत्पन्न यह मानवीय चेतना ही होती है जो उनमें पूंजीपतियों के विरुद्ध उत्पन्न करती है या होती है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगली आलोचना इसकी द्वंद्वात्मक पद्धति का दोषपूर्ण होना है। मार्क्स द्वारा अपनाई गई द्वंद्वात्मक पद्धति खुद दोषपूर्ण है। इतिहास एक अविरल धारा है जिसमें न तो हमें कोई ना तो अंतिम अवस्था दिखाई देती है और ना ही कोई क्रांति के द्वारा हुई भिन्न भिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं दिखाई देती है। मार्क्स ने जो विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं बताई है वे किसी एक निर्दिष्ट समय पर अचानक नहीं हुई है ना आई है। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों के पश्चात परिवर्तित हुई है। इसलिए मार्क्स की वाद, प्रतिवाद और संवाद की दशाएं कल्पना मात्र है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगली आलोचना इसकी जो की जाती है बहुत अधिक खतरनाक है, क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति खुद ही खतरनाक है। क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति इतनी अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें इस बात को मानकर चला जाता है कि मनुष्य बाहरी शक्तियों का अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि हम मार्क्स की विचार पद्धति को स्वीकार कर लें तो मानवीय दर्शन और विचारों में आदर्श और नए समाज की कल्पना का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। मार्क्स ने हमें एक प्रकार के भाग्यवाद से निकालकर दूसरे प्रकार के भाग्यवाद का रास्ता बताने का काम किया। मित्रों, विद्यार्थियों, इस आलोचना के पश्चात अगली आलोचना जो की जाती है वो मानवीय इतिहास उत्थान का लेखा ही नहीं है। इस रूप में भी की जाती है कि द्वंद्वात्मक पद्धति इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत यह मान लिया गया है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। मानवीय इतिहास मात्र उत्थान का नहीं वरन उत्थान और पतन का इतिहास रहा है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो अत्यधिक अस्पष्ट है, अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन है। द्वंद्वात्मक पद्धति स्वयं दोषपूर्ण है। द्वंद्वात्मक पद्धति अत्यधिक खतरनाक है और मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं वरन उत्थान और पतन का इतिहास रहा। मित्रों, इस प्रकार हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझा और उसकी आलोचना को बताया। अब हम कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए दूसरे सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या अथवा आर्थिक नियतिवाद को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मार्क्स की विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। वास्तव में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामाजिक विकास के संबंध में प्रयुक्त करना ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों को परिणाम मात्र समझा है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रिया नैतिकता, धर्म, राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। खुद मार्क्स कहते हैं सभी सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, अपने विचार क्रम को स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहता है कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है। वे गतिमान और परिवर्तनशील है और उनकी परिवर्तनशीलता का यही परिणाम होता है कि हमारे जीवन यापन के ढंगों में परिवर्तन होता रहता है।
मार्क्स ने अपनी इस आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक और भावी मानवीय जीवन की 6 अवस्थाओं को बताया है। इनमें से प्रथम 4 अवस्थाओं से हमारा समाज गुजर चुका है और शेष 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी है। मानवीय इतिहास की ये 6 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। प्रथम, विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स मानवीय इतिहास की जो 6 अवस्थाएं बतलाता है उनमें प्रथम अवस्था आदिम साम्यवादी अवस्था है। आदिम साम्यवादी अवस्था क्या है? सामाजिक विकास की यह पहली अवस्था जिसमें उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। पत्थर के औजार और धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन थे। शिकार करना, मछली मारना और वनों से कंद मूल फल एकत्रित करना उनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी भी थी, इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में न तो निजी संपत्ति थी, न विवाह प्रथा था, न परिवार था। सब मनुष्य आदिम थे, सभी समान थे, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स के द्वारा इसे साम्यवादी अवस्था कहा है और इसी साम्यवादी अवस्था को कार्ल मार्क्स प्राप्त करना चाहता है। इस प्रथम अवस्था को कार्ल मार्क्स प्राप्त करना चाहता है और इस प्रथम अवस्था में मानव में बुद्धि नहीं थी, मानव में तेरे मेरे की भावना नहीं थी, मानव के अंदर द्वंद्व नहीं था, मानव के अंदर वर्ग संघर्ष को कोई स्थान नहीं था। मानव सरल था, स्वाभाविक था। मित्रों, इसके बाद धीरे धीरे मानव में बुद्धि का विकास हुआ। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और दूसरी अवस्था आई जिसे कार्ल मार्क्स दास अवस्था से संबोधित करता है। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगा। दस्तकारियों का उदय हुआ। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ और श्रम विभाजन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया गया, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक कार्य करवाने लगे। इस प्रकार आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। समाज स्वामी और दास 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया दिखाई दिया और शोषण यहीं से प्रारंभ हुआ। आर्थिक क्षेत्र में इस अवस्था के अनुकूल ही राजनीतिक संगठन भी स्थापित हुए और साहित्य और दर्शन की भी रचना हुई। मित्रों, आदिम साम्यवादी अवस्था और इसके बाद दास अवस्था के बाद अगली अवस्था कार्ल मार्क्स सामंतवादी अवस्था को बताता है। जब उत्पादन के साधनों में उन्नति हुई तो लोहे के हल और करघे आदि का चलन हुआ। कृषि, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी। उत्पादन के इन साधनों के सफल होने के लिए जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करे। अतः दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए जो सामंती व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। कृषि का विकास हुआ, बागवानी का विकास हुआ, कपड़ा बनाने के लिए उद्योगों का विकास हुआ। अतः दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए, प्रकट हुए, जो सामंती व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं, समझे जाते हैं। इस सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामंत भूमि आदि उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे, किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारी कार्य किसान और श्रमिक करते थे। किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, किंतु इस अवस्था में शोषण उतना ही भयंकर था जितना कि दास अवस्था में। इस अवस्था में भी शोषकों और शोषितों का संघर्ष निरंतर चलता रहा। मित्रों, विद्यार्थियों, इस सामंतवादी तीसरी अवस्था के बाद अगली अवस्था पूंजीवादी अवस्था है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई
जिसने उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता था, मजदूरों के द्वारा किया जाता था। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था और श्रमिक इस अर्थ में स्वतंत्र होते थे कि पूंजीपति न तो उन्हें बेच और खरीद सकते हैं, ना ही उनका बंधन कर सकते हैं। किंतु वस्तुस्थिति यह है कि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन ही नहीं होते थे और वे अपने आप को भूख से बचाने के लिए श्रम को बेचने के लिए बाध्य हुआ करते थे। अतः वे पूंजीपतियों के भयंकर शोषण के शिकार होते थे। इस शोषण के परिणाम स्वरूप दो वर्गों, बुजुर्गा शोषण वर्ग और सर्वहारा शोषित वर्ग के बीच की संघर्ष की स्थिति हमें दिखाई देती है, उत्पन्न होती है, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहती है। मार्क्स कहना चाहता है कि पूंजीवादी युद्ध के उत्पादन के संबंधों के अनुरूप ही इस युग की राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, कला, साहित्य और दर्शन के रूप में है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसी अवस्था के बाद कार्ल मार्क्स श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था को पल्लवित करना चाहता है। कार्ल मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार ही प्रतिक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था, श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था आएगी। इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा और श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, जिसे कार्ल मार्क्स लाना चाहता है। प्रथम अवस्था और इस अवस्था में अंतर केवल यही होगा कि दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था और पूंजीवादी अवस्था में तो अल्पमत वर्ग यानी कि उत्पादन साधनों का स्वामी वर्ग बहुमत वाले श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, लेकिन इस अवस्था में बहुमत वर्ग के द्वारा अल्पमत पूंजीपति वर्ग के अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा। मित्रों, विद्यार्थियों, यही श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद कार्ल मार्क्स का भविष्य है, जिसे वो साम्यवादी अवस्था में देखना चाहता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की, मानवीय इतिहास की जो 6 अवस्थाएं कार्ल मार्क्स ने बताई है, उसमें अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था, जिसे कार्ल मार्क्स प्राप्त करना चाहता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि हमारा समाज 4 अवस्थाओं से तो गुजर चुका है। आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी दास अवस्था, तीसरी सामंतवादी अवस्था और चौथी पूंजीवादी अवस्था, और 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी है, श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद और साम्यवाद, जिसे कार्ल मार्क्स प्राप्त करना चाहता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस साम्यवादी अवस्था को प्राप्त करने में पूंजीवादी तत्वों के पूर्ण विनाश के पश्चात मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था, जिसे राजविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था कार्ल मार्क्स ने बताया है, वो आएगी। मार्क्स के द्वारा इस साम्यवादी अवस्था का विस्तार से चित्रण नहीं करके केवल उसके लक्षण बतलाए गए। कार्ल मार्क्स कहता है, प्रथम, यह समाज की राज्यविहीन और वर्गविहीन अवस्था होगी। इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के 2 वर्ग हमें नहीं दिखाई देंगे, वरन केवल एक वर्ग ही दिखाई देगा, वो श्रमिकों का वर्ग होगा। राज्य एक वर्गीय संस्था है, अतः वर्गविहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। मित्रों, विद्यार्थियों, द्वितीय इसका लक्षण जो कार्ल मार्क्स बताता है वो यह है कि समाज के अंतर्गत वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसे आवश्यकता के अनुसार उसे प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों, इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या के जो निष्कर्ष हमें दिखाई देते हैं
वो इस प्रकार है। पहला, सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा अथवा महापुरुषों के विचारों और कार्यों के परिणाम से नहीं होते हैं और ना वो संयोगवश होते हैं, बल्कि सामाजिक विकास के निश्चित नियम हैं। दूसरा, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होगा जिसे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त हो। तीसरा, समस्त सामाजिक व्यवस्था उत्पादन स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर विद्यमान राज्य शोषक वर्ग की आवश्यकताओं का पूरा नहीं कर पाता और इसलिए राज्य की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। चौथा, वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है और दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद तक वर्ग संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया है। लेकिन साम्यवादी युग में वर्गहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। मित्रों, अंतिम इतिहास की आर्थिक व्याख्या का निष्कर्ष है वो ये है कि मार्क्स अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की संभावना व्यक्त करता है। मार्क्स यह समस्त विवरण इस रूप में प्रस्तुत करता है कि साम्यवाद का आगमन तो अवश्य है, केवल उसके आगमन के समय और विस्तृत स्वरूप की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार कार्ल मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या के द्वारा अपने इस सिद्धांत को बताकर साम्यवाद की जो अवस्था है उसको लाना चाहता है, उसे देखना चाहता है। आज की वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना और इतिहास की आर्थिक व्याख्या का विस्तार से विचार विमर्श किया और अगली वीडियो में हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या की जो आलोचना की जाती है उस पर चर्चा करेंगे और इसके अगले सिद्धांत वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।